गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैन, मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको जीव विज्ञान श्रृंखला की सीरीज में सीरीज 7 पढ़ा दिया था और आज आपको सीरीज 8 पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है ना, सीरीज 7 तक मैंने आपको 175 क्वेश्चन दे रखे हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे। ठीक है ना, और नहीं किए तो अभी कर ले। ये क्वेश्चन आपके सभी कंपटीशन जैसे कि नीट, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, पैरामेडिकल, ईटीसी सभी में काम आने वाले हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जहां पर जनरल साइंस ना आती हो। ठीक है ना, जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जैसे एसएससी वगैरह में तो 50 क्वेश्चन साइंस ग्रुप से आते हैं, है ना। तो आपको तैयार करना चाहिए और वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को अंत तक बने रहें, ये आपसे विनम्र निवेदन है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पर क्या कह रहा है कि जीन शब्द किसने दिया था। इसके बारे में, जीन के बारे में यानी पिछले सीरीज 7 में कई सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं। मिस्टर जोहानसन, जिसका पूरा नाम है WL जोहानसन ने दिया था। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पितृत्व स्थापित करने से मतलब ये होता है कि जैसे कभी कभार धोखे से या गलती से हॉस्पिटल वगैरह में बच्चे बदल जाते हैं कि ये उनका बच्चा है, वो उनका बच्चा है, गलती से ट्रांसफर हो जाए, ऐसी दिक्कत आ जाए तो कैसे पहचानेंगे कि फला बच्चा फला का है और दूसरा बच्चा दूसरे का है। इसके लिए एक तकनीक बनाई गई है। इनमें से कह रहा है कौन सी तकनीक है। प्रोटीन विश्लेषण, गुणसूत्र गणन, डीएनए का मात्रक विश्लेषण, नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक द्वारा इसका पता बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। जीवों के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है ना, 128 जीवों के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या प्राकृतिक चयन कह सकते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक चयन का प्रतिपादन किया था मिस्टर डार्विन ने। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन, ये भी डार्विन की ही बात है। दोनों सिद्धांतों 28-29 दोनों को डार्विन ने ही प्रतिपादित किया है। मनुष्य में अवशेषी अंग है, कर्णपल्लों की पेशियां, दांत, क्षुद्रांत। अवशेषी अंग क्या होते हैं? अब जो शेष मात्र है, जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है। पहले कभी हमारे पूर्वजों में हुआ करते थे जिनका उपयोग था, परंतु आज हमारे शरीर में ये मात्र शेष के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। तो क्या होगा 130 पर होगा कर्णपल्लों की पेशियां। ये हमारी क्या है? अवशेषी अंगों के रूप में पाए जाते हैं। जीवन की उत्पत्ति हुई कहां पर हुई है? पहाड़ों पर हुई है, भूमि पर हुई है, जल में हुई है अथवा वायु में हुई है। तो भैया जीवन की उत्पत्ति जो है आदि सागर में हुई है और सागर में क्या होता है? जल होता है। तो जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई? जल में। 132 से एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री से होता है तो संतानें होंगी। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, फिर से देखिए। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री से होता है तो संतानें होंगी। आइए इसको करके देखते हैं। एक वर्णांध पुरुष का विवाह, वर्णांध पुरुष कैसा है भैया? वर्णांध जिसके जीन होंगे XY। दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री कैसी है? सामान्य, X और X। ठीक है, इसका क्रॉस इससे करा दे, XC हो जाएगा। इसका इससे कराएंगे तो ये XC हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों पुत्रियां क्या है? वाहक पुत्री। ठीक है, इसका इससे क्रॉस कराया तो XY। ठीक, और इसका क्रॉस इससे करा देंगे तो XY होगा। ये दोनों पुत्र सामान्य आ रहे हैं। ठीक है, देखिए इस हिसाब से कोई भी पुत्र वर्णांध नहीं होगा, ये सही होगा आपका आंसर। हाँ, ये सही होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। यहाँ पर जिस पर लग रहा है
अथवा कहने की बात यहाँ कहीं पर क्वेश्चन की डिस्टर्बेंस है, और जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया गया उस हिसाब से आपका आंसर ये है। फिर भी एक बार गूगल पे चाहे तो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर प्रॉब्लम्स हो गई। मैंने आपको 132 से डाल दिया था क्वेश्चन नंबर, है ना, 126 से डाल दिया था, जो कि नहीं 176 से डालना चाहिए था। तो आप जब अपने नोट्स बनाए तो यहाँ पर नंबर को सही कर लेंगे, क्योंकि 175 क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं, उसके आगे की चाहिए। तो 183 कह रहा है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है गाय, बंदर, हिरण, बाघ। बंदर मनुष्य का निकटतम प्राणी होता है, अर्थात बंदर के लक्षण मनुष्य से मिलते जुलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का मतलब होता है प्राकृतिक चयन, ठीक है ना, जातियों द्वारा। तो ये मिस्टर डार्विन ने लिखा था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? लैमार्क ने। जीवों के, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीवों के अध्ययन की शुरुआत लैमार्क ने की है। जीव विज्ञान को जीव विज्ञान लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने नाम दिया है, ठीक है ना। परंतु जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु कहे जाते हैं। डी व्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जाति उद्भवन का किया है, विनिमय सिद्धांत दिया है, प्राकृतिक चयन दिया है? नहीं, डी व्रीज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया है। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, फिर डॉल्फिन, फिर शार्क, अथवा पेंगोलिन, कच्छप, बाघ आया, सैलामेंडर, उसके बाद अजगर, फिर उसके बाद कंगारू, मेढक, केकड़ा, झींगा। तो इसमें आपका ये वाला सही है, सैलामेंडर। ये एक एम्फीबियंस है जो जल और थल दोनों में रह लेता है। एम्फीबियंस से बने सरीसृप, रेप्टाइल्स, अजगर आया जो थल पर रहता है, और अजगर के बाद आया कंगारू जो अविकसित बच्चों को जन्म देता है। 188 जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों के लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। इसका बारे में मिस्टर लैमार्क ने बताया था कि सांपों में अंगों का लोप क्यों हुआ, ठीक है ना। तो लैमार्क का सिद्धांत जो था वो इस बात को सिद्ध करता था कि जिस अंग का हम जितना ज्यादा उपयोग करेंगे वो उतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा, और जिस अंग का हम कम उपयोग करेंगे वो उतना ही कम होगा। जैसे मनुष्य का हाथ, दाहिना हाथ होता है हमारा, उससे हम ज्यादा लिखते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं ज्यादा दाहिने हाथ से, तो उतना काम हम बाएं हाथ से नहीं कर सकते, क्योंकि दाहिना हाथ हमारा ज्यादा डेवलप हो गया, ठीक है ना। तो ये बात उनकी स्पष्ट होती है अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, यानी जिस अंग का हम जितना ज्यादा उपयोग करेंगे वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा, और जिसका हम कम उपयोग करेंगे वो कम डेवलप होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 188 आपके कंप्लीट हो गए, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन की लैमार्कवाद से संबंधित नहीं है, अर्थात लैमार्कवाद में, यानी लैमार्क ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। तो लैमार्कवाद से संबंधित नहीं है। नंबर 1 कह रहा उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसके बारे में लैमार्क ने बताया है। जीवन संघर्ष, ये डार्विन का है। वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, ये भी बताया है उन्होंने, लैमार्क ने कहा है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि जीवधारियों पर वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और नए अंगों का आविर्भाव, ये भी बताया है कि जब उपार्जित लक्षणों के, हाँ, नए अंगों का विकास होगा। आपका आंसर ये सही है, जीवन संघर्ष, ठीक है ना। जीवन संघर्ष जो है मिस्टर डार्विन ने बताया था। 190 कह रहा है लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? विभिन्नताएं। विभिन्नताओं के बारे में मिस्टर डार्विन ने बताया। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जीवन संघर्ष, ये भी डार्विन का है। नए अंगों का अचानक विकास, नए अंगों का अचानक विकास तब होता है जब उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है डी व्रीज ने दिया था। तो लैमार्कवाद का जो मूल सिद्धांत है वो ये है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। 191 पे कह रहा है उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था, यानी उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है उसे किसने डेवलप किया था, उसके बारे में किसने बताया है? तो हक्सले हैं, डार्विन है, लैमार्क है और डी व्रीज है।
डिवरीज ने बताया और परिवर्तन के बारे में। जीवन की उत्पत्ति के समय यानी जब जीवधारियों का उत्पन्न हो रहे थे, जब जीवधारियों का डेवलपमेंट हो रहा था, जब जीवधारी विकसित हो रहे थे, तो जीवन की उत्पत्ति के समय कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं थी। ये 4 गैसें दी गई हैं और उनमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सी गैस उस समय नहीं थी। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन है CH4 यानी मीथेन, Na3 यानी अमोनिया, C यानी हाइड्रोजन और O2 आपकी उस समय नहीं थी। फिर समरूप अंग होते हैं। समरूप देखिए भाई 2 प्रकार के अंग होते हैं, समजात और समवृत्ति या समरूप। समजात क्या होते हैं कि वे अंग जो उत्पत्ति और रचना में समान परंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। वे अंग जो उत्पत्ति और रचना में समान परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, समजात। जैसे कि मनुष्य का हाथ, घोड़े के अग्रपाद, सील के फ्लिपर, पक्षियों के पंख। हम इन चारों चीजों के अंग जो उत्पत्ति है वो समान है, लेकिन घोड़े के अग्रपाद दौड़ने का काम करते हैं, कार्य अलग हुआ। मछली पक्षियों के पंख उड़ने का काम करते हैं, सील के फ्लिपर तैरने का काम करते हैं, मनुष्य का हाथ पकड़ने का काम करता है, तो काम अलग अलग हो गए, उन्हें समजात कहते हैं। और समवृत्ति होते हैं जो उत्पत्ति रचना में भिन्न भिन्न परंतु कार्य में समान होते हैं। उत्पत्ति रचना में भिन्न भिन्न परंतु कार्य में समान होते हैं, वो कहलाते हैं समरूप अंग। जैसे पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पंख, कीटों के पंख, ये सारे पंख है और सबका उत्पत्ति रचना भिन्न भिन्न है परंतु कार्य सबका उड़ना ही है। चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि समरूप अंग होते हैं, क्या होते हैं भैया समरूप अंग। समरूप अंग आपके होते हैं, अभी मैंने बताया ना कि उत्पत्ति रचना में भिन्न लेकिन कार्य में समान। 194 कह रहा है रचना समजात अंग होते हैं, अभी मैंने बताया ना कि उत्पत्ति और रचना में समान, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। 195 में जैव विकास के संदर्भ में डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है, यानी इन चारों में से डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। समर्थ की उत्तरजीविता, ये तो वही है जिसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं, जो योग्य होगा वही आगे बढ़ेगा, अपने वंश को चलाएगा। नई जाति की उत्पत्ति, नई जाति की उत्पत्ति भी होती है, अचानक से होती है। जीवन संघर्ष, लेकिन इन्होंने ये वाला सिद्धांत नहीं दिया, ये सिद्धांत मिस्टर लेमार्क ने दिया है। ठीक है ना, तो इस तरह से 195 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं इस सीरीज के। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पर। क्वेश्चन है 196, निम्न में से कौन अवशेषी अंग नहीं है। निक्टेटिंग पर्दा, इसे निमेशक पटल भी बोलते हैं। कर्णाभ पेशियां यानी कर्ण पल्लव की पेशियां, सामने वाले चपटे दांत, यही नहीं है अवशेषी अंग। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसको क्रम रूप परिशेषिका बोलती है, जो हमारी बड़ी आंत के पास छोटे से भाग में पाई जाती है। ठीक है ना, इसका काम होता है सेलुलोज का पाचन करना। क्या काम होता है? सेलुलोज का पाचन करना। ये अभी भी शाकाहारी जंतुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है ना, इनमें अभी भी पाई जाती है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। और आपको पता है कि हरे पेड़ पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। उस सेलुलोज का पाचन करने के लिए का काम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स करती है। हम लोग यानी मनुष्य, हम लोग चूंकि भोजन को पकाकर खाते हैं तो सेलुलोज का पाचन ऑलरेडी हो जाता है, इसलिए हमें अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि अवशेषी रूप में पाई जाती है। तो केवल सामने वाले चपटे दांत जो होते हैं यही अवशेषी अंग नहीं है, बाद बाकी तीनों अवशेषी अंग है। ऐसे अंग जो कार्य में असमान परंतु रचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समान होते हैं, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि वे अंग जो उत्पत्ति और रचना में, वे अंग जो कार्य में भिन्न परंतु उत्पत्ति और रचना यानी भ्रूणीय प्रक्रिया में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तो ऑप्शन है अवशेषी अंग, असमजात अंग, समरूप अंग, समजात अंग, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 198 है, निम्न में से कौन सा वर्ग जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बाहुल्य है। मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर 4 वर्ग दिए गए, एक फंजाई ग्रुप है, ग्रीन प्लांट है, बैक्टीरिया है और इंसेक्ट है, कीट।
इन चारों वर्गों में से ये पूछा जा रहा है कि किस वर्ग के में जीवधारी सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। समझाई बात की नहीं, कि सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले जीवधारी किस वर्ग में आते हैं। ऑप्शन आपका दे रहा है, कवक में आते हैं, हरित पादप में आते हैं, जीवाणु में आते हैं, अथवा कीट वर्ग में आते हैं। तो भैया आपके जितने भी वर्गीकरण किया गया है, जितने भी जीवधारी रखे गए, उन सभी जीवधारियों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीवधारी कीट होते हैं। आई बात समझ में? बढ़िया क्वेश्चन था। और एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन बन सके, है ना। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर लाता हूं और आपको बता रहा हूं। आपके पास फ्री में क्वेश्चन जाना है, फ्री में आप पढ़ सकते हैं, इसमें इसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो आपसे एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है ना भैया, और आप कर भी सकते हैं, है कि नहीं आइसन में। तो इतना सा सहयोग करें। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। 199, निम्न में से कौन सा एक अंडज स्तनधारी है। अंडज का मतलब होता है, दो बातें होती है, एक जरायुज एक अंडज। जरायुज का मतलब होता है वे जीवधारी जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। अब ये सब पता कैसे लगाएंगे। जिन जीवधारियों में बाहर कान होते हैं, जैसे हम लोगों में, मनुष्य में, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनमें कान दिखाई पड़ते हैं, बिल्ली हाथी घोड़ा बंदर, है ना। तो जिनमें बाहर कान दिखाई देते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं और वो जरायुज कहलाते हैं। और वे जीवधारी जो अंडे देते हैं वो अंडज कहलाते हैं। जैसे कि पक्षी, सांप, छिपकली, घड़ियाल, मगरमच्छ, इनके कान नहीं दिखते, ये अंडे देते। परंतु यहां पर कह रहा है कि अंडज स्तनधारी है, जबकि सारे स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था ना कि हर जगह अपवाद होता है ना। तो ये आपका बतख, चोचा और प्लेटिपस ऐसा जंतु है जो कि स्तनधारी होते हुए भी अंडे देता है। क्वेश्चन नंबर 200, इस सीरीज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यह परिघटना कहलाती है। आपने देखा होगा बरसात के मौसम आने वाला है कि जुगनू जो होती है, समुद्री जंतु तो नहीं देखे होंगे, डिस्कवरी वगैरह चैनल में देख सकते हैं, लेकिन जो जुगनू होती है बरसात के मौसम में आपको दिखते हैं कि इसमें जो कीड़े होते हैं, जुगनू होती है, वो चमक उत्पन्न करती है ना, लाइट होती है। तो कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यह परिघटना कहलाती है फास्फोरेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस। ए और बी दोनों हैं, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इस परिघटना को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इस प्रकार आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है। और अब हम चलते हैं, यानी आगे सीरीज 9 में पढ़ेंगे, यहां तक कि आपकी सीरीज 8 कंप्लीट हो गई।